हाँ, नमस्कार मित्रों। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक मालव, केमिस्ट्री लेक्चरर, स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, आज के ये जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कई सारी लेक्चर सीरीज हमारे पास आती रहेगी। मित्रों, जीओसी किसी भी केमिस्ट्री के विद्यार्थी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जीओसी को समझने से हम केमिस्ट्री पर पकड़ को अच्छी तरह से मजबूत कर सकते हैं। जीओसी एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें केमिस्ट्री का समस्त फंडामेंटल जो बेसिस होता है वह तैयार कराया जाता है और ऑर्गेनिक की समझ यहीं से विकसित होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से। जीओसी में हम समस्त प्रकार की चीजें जो हमें केमिस्ट्री में आगे आसान करेगी केमिस्ट्री को, वो सभी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करने वाले हम जीओसी लेक्चर नंबर 1। मित्रों, आपको इस बोर्ड पर कई सारे क्वेश्चंस आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं, तब जाकर के हम जीओसी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आपकी भी परीक्षा हो जाए। देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बनिक है। यह हमसे पूछा गया है कि कौन सा यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा यौगिक है इनमें से। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास CO, Cn-, CO2, CO3-2 बताएं आप। और एक ऑप्शन हमारे पास नन भी दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप खुद सोचें कि हमसे पूछा क्या गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनमें से कौन सा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। मित्रों, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें से कोई सा भी नहीं है। इनमें से ना तो CO है, ना Cn- है, ना CO2 है, ना CO3-2 है। आप ये सोच करके केवल आंसर ना दे दीजिएगा कि केवल कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कार्बन तो होना ही चाहिए। साथ में मैं एक इंपॉर्टेंट फीचर बता देता हूं आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए श्रृंखलन की प्रवृत्ति, कैटालाइजेशन पावर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर श्रृंखलन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये ध्यान रखना मित्रों आज के बाद से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी नेचर होती है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ना तो इसमें श्रृंखलन है ना इसमें श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब एक अणु से जुड़कर दूसरे अणु बनाते चले जाना, ये कंटिन्यू चेन के रूप में चले जाना, वो नेचर ना तो इसमें है, ना इसमें और ना इसमें। इसलिए हमसे पूछा गया है कि कौन सा यौगिक कार्बनिक है। हम कहेंगे इनमें से कोई सा भी कार्बनिक नहीं है, नन ऑफ देम। ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जबकि हमसे पूछा क्या गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा गया है। क्लियर। तो ऑर्गेनिक की कंडीशन क्या है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बन दिख गया तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे, बिल्कुल नहीं। उसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति, एक अणु से दूसरे अणु का जुड़ता हुआ जाना, वो कहलाता है श्रृंखलन की प्रवृत्ति। क्लियर। अब ये श्रृंखलन की प्रवृत्ति कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है भाई। ये बॉन्ड एनर्जी पर भी डिपेंड करती है, इसके अलावा ये वैलेंसी पर भी डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पर लिख तो देता हूं कि श्रृंखलन की जो प्रवृत्ति है वो बॉन्ड एनर्जी पर, किस पर, बॉन्ड एनर्जी पर और वैलेंसी पर, इन पर डिपेंड करती है ये श्रृंखलन की प्रवृत्ति। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि श्रृंखलन की जो प्रवृत्ति वो किन दो कारकों पर निर्भर करती है, तो बॉन्ड एनर्जी पर और वैलेंसी पर डिपेंड करती है। क्लियर हुई बात। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक समचक्रीय है। ये हमसे पूछा गया है कि ऐसा यौगिक बताओ जो समचक्रीय नहीं है। मित्रों यहां पर देखो नहीं है। अब देखो समचक्रीय का मतलब ऐसे यौगिक जिनकी रिंग में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं।
ऐसे यौगिकों को कहते हैं हम समचक्रीय। अब देखो ये बेंजीन का केस है भाई आपके पास, तो बेंजीन के केस में क्या कह रहे हैं कि यहां पर तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन 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 और कार्बन, सभी कार्बन है, यानी कि रिंग में सभी प्रकार के परमाणु एक समान है। यहां पर भी कार्बन कार्बन कार्बन, जितने भी एटम हैं वो सब कार्बन हैं, यानी कि रिंग में एक ही। तो समचक्रीय का मतलब क्या होता है? समचक्रीय का मतलब होता है रिंग में एक ही प्रकार के एटम्स वो होते हैं समचक्रीय। तो ध्यान रखिएगा, तो यहां भी सारे कार्बन है, यहां भी सारे कार्बन है। और मित्रों S8, ऐसे तो आपको ऐसा दिख रहा है कि S8 है, लेकिन इसकी वास्तविक स्ट्रक्चर आप जानते हैं? S8 की वास्तविक स्ट्रक्चर होती है क्राउन शेप। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कैसा होता है? क्राउन शेप होता है। क्लियर? कैसे बनाते हैं आप S8 को? देखो ये S8 होता है आपके पास, ये सल्फर 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 सल्फर, प्रत्येक सल्फर है, ये होता है आपका S8। तो समस्त परमाणु एक ही जैसे, रिंग में सारे के सारे परमाणु कैसे? एक ही प्रकार के एटम हैं, इसलिए ये भी कैसा है? समचक्रीय है। और मित्रों आपको ये दिख रहा है, देखो ये भी कार्बन 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 कार्बन, लेकिन इस वलय में ये कौन उपस्थित है? नाइट्रोजन उपस्थित है, और रिंग में ये कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो यहाँ तो ओनली कार्बन है, यहाँ भी ओनली कार्बन है, यहाँ ओनली सल्फर है, जबकि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये समचक्रीय नहीं है। तो ये सेकंड पर टिक कर दे, समचक्रीय कौन सा नहीं है? ये समचक्रीय नहीं है। क्लियर हुई बात? आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पर। निम्न में से किस यौगिक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है? हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट उच्चतम किस में है, ये पूछा गया है। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप रेडॉक्स में पढ़े, अगर आपको नॉलेज है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं भाई? देखो ये सल्फर है, जिसका निकालना है उसे क्या मान लो? X मान लेते हैं। अब देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? सल्फर क्या है? सल्फर नॉन मेटल है, अधातु है ना, और अगर हाइड्रोजन अधातु से जुड़ा हुआ है तो उसका +1 कैलकुलेट किया जाता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, प्लस कितने ऑक्सीजन है भाई? 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा? -8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +2 -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +6। तो यहां सल्फर का कितना आ गया भाई? +6। अब देखो चेक करो, यहां पर चेक करते हैं क्रोमियम का, जिसका निकालना है उसे क्या मान लो? X प्लस 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो कितना हो जाएगा भाई? -10 इक्वल टू 0। तो फिर देखो यहां कितना आ जाएगा? X इक्वल टू 10। क्लियर? ये होना चाहिए मित्रों, सस्पेंस है थोड़ा सा, क्लियर करेंगे अब इस बात को। ओस्मियम का निकालना है भाई, ओस्मियम का मान लो X और प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा? -8, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का -8 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +8 आ जाएगा। क्लियर? और HNO3 में नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो ये x इसका +1 और इसका हो जाएगा कितना भाई? ये 3 दूनी 6, -6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +5। अब देखो ये तो हमने कैलकुलेट कर ली है कि किस यौगिक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है। देखो यहाँ +6, यहाँ +10, यहाँ +8 और +5, तो आंसर कौन सा जाना चाहिए? CrO5 जाना चाहिए, लेकिन आंसर ये नहीं है मित्रों इसका। क्लियर? और उसका रीजन क्या है? यही तो इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि CrO5 की में ये रॉन्ग है, ये गलत है। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 10 नहीं हो सकता है। क्लियर? और ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो ग्रुप नंबर आप पढ़ते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है। तो क्लियर? तो ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती है। इस बात को आप नोट कर लेना। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट
उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होती, ये आप नोट करके रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये रोंग है, तो CrO5 का कैसे निकालोगे भाई? आप पढ़कर आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो CrO5 होता कैसा है, मैं समझाता हूं आपको कि CrO5 होता कैसा है। कहां समझेंगे हम? यहां पर समझाते हैं CrO5 को। देखो थोड़ी देर के लिए यहां समझ लो CrO5 होता कैसा है, यहां समझो। ये Cr, इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, ये इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है भाई, ये होता है CrO5। हमको लग क्या रहा है, हमने प्रत्येक ऑक्सीजन का कितना गिना है, -2 कैलकुलेट किया है हमने। क्लियर? लेकिन वास्तव में प्रत्येक ऑक्सीजन का -2 नहीं होता। यहां पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पर ऑक्साइड लिंकेज में प्रेजेंट होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रत्येक ऑक्सीजन का -2 चार्ज शामिल नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो किस में है, परोक्साइड लिंकेज में होती है। तो परोक्साइड लिंकेज में तो समझो कैसे, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है तो इसके ऊपर एक बॉन्ड है तो -1, इसके ऊपर +1, ऐसे इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, -1 अब देखो दो बॉन्ड से बंधित है, डबल बॉन्ड से बंधित है, तो इसके ऊपर -2 और इसके रेफरेंस में इसका कितना आ जाएगा, +2। तो अब आप कैलकुलेट करो सारा, +1 +1 +1 +1 +2, तो टोटल कितना हो गया, +6। तो CrO5 में ध्यान रखेगा कि CrO5 में केंद्रीय परमाणु क्रोमियम की कितनी होती है, +6 होती है। इस बात को आप नोट करिएगा। तो CrO5 में +10 नहीं है, कितनी है, +6 है। तो हमसे क्या पूछा है कि ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम किसकी है, तो +8 ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की है। क्लियर हो गई बात? एक बात और नोट कर लेना भाई, CrO5 की स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ये बटरफ्लाई के जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्लियर? समझ में हुआ भाई? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं है कि बोर्ड पर लिख दिया और आपने उतार लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर चीज का। इनको तो हम जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में और समझा देंगे आपको। क्लियर? फिलहाल ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इसके लिए हैं, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होती है। यहाँ कितनी आ रही थी, 10, उसका ग्रुप नंबर से ज्यादा आ रही है भाई। क्लियर? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ दे दिया CrO5 का। क्लियर हो गई बात? अब देखो यहाँ बात करना है तो OSO4 का अभी हम निकाल के निपटे +8, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, +8। क्लियर? अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इसका प्लस इसका कितना, देखो -2 +2 -2 +2, इसके रेफरेंस में -1 +1 -1 +1, यही हो गया। तो देखो कितना आ जाएगा भाई, टोटल +2 +2 +1 +1 यानी +6। तो बी के तो ऑक्सीडेशन स्टेट ए का तो कितना आ जाएगा, +8, और बी का कितना आ जाएगा, +6। क्लियर हो गई बात? जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, सिंगल बॉन्ड से तो -1 +1 -1, इसका +1, ये डबल बॉन्ड से तो इसका -2 इसका +2, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इसके ऊपर -2 इसके ऊपर +2 -2 +2, टोटल कितना, +6 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखें। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से चिह्नित अणु का संकरण क्या होगा। क्लियर? तो आप पहले इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है। अब देखो चिह्नित अणु का संकरण हमसे पूछा है कि संकरण चिह्नित अणु कौन से, मैं नोट कर देता हूं। यहां ये एरो से बता रखे हैं भाई, ये चिह्नित अणु है। क्लियर? ये चिह्नित अणु है आपके, और आपको इनका क्या निकालना है, संकरण निकालना है। क्लियर? मित्रों यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो पहले आप रेजोनेंस कराएंगे और रेजोनेंस के बाद ही आप उसका आंसर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, नोट डाल करके एक नोट कर ले एक पॉइंट को कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस के
बाद की स्ट्रक्चर से ही आंसर दें। क्लियर, ये रेजोनेंस कराएंगे पहले, फिर रेजोनेंस से जो स्ट्रक्चर बन के आएगी ना उसके बेस पर हम आंसर देने वाले हैं। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं कैसे। तो चिन्हित अणु का संकरण हमसे पूछा है। क्लियर, तो कैसे निकालेंगे समझो। पहले हम इसको यहां से हटा देते हैं भाई। देखो चिन्हित अणु का संकरण हमसे पूछ रहा है, तो चिन्हित अणु का संकरण हम यहां से निकाल लेते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। और हमसे चिन्हित अणु का संकरण पूछा है भाई, बिल्कुल आसान सा है। देखो अगर हम यहाँ हमने कहा था, क्या कहा था, संकरण निकालने के लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या। क्लियर, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या से हम आसानी से निकाल लेंगे। इसको देखो भाई, यह है आपका फिनोल, ये है फिनोल, ये OH। ठीक, अब देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा। रेजोनेंस क्या होता है सब चीजें पढ़ाई जाएगी आपको आगे वाले लेक्चर्स में। क्लियर, हर चीज आपको क्लियर करा के दी जाएगी। अब देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये देखो, ये यहाँ नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के लोन पेयर गए तो इस पर पॉजिटिव, ये कंडीशन बन जाएगी। क्लियर, अब इससे ये हमने कहा ना रेजोनेंस के बाद की जो स्ट्रक्चर बनेगी उससे आपको संकरण कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब इस ऑक्सीजन का संकरण कैलकुलेट करना है हमें यहां पर। क्लियर, तो कैसे करेंगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो देखो कितने सिग्मा है भाई, 1 2, ये तो पाई है ना, तो कितने ये यहाँ पर एक लोन पेयर बच ही रहा है यहाँ का। क्लियर, तो देखो कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा, कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, टोटल कितना है 3। तो इसका संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। जबकि आप वहां पर कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ कितने सिग्मा है, 1 और 1 2 सिग्मा है, 2 लोन पेयर है तो 4, यहाँ तो sp3 होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो यहां ध्यान रखना रेजोनेंस के बाद की स्ट्रक्चर से ही आप उसको कैलकुलेट करेंगे। इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाल करके हमेशा याद रखना। ठीक, अब देखो सेकंड कंडीशन दे रखी है हमें NH2 की, ये हमें दिया रखा है, ये NH2, वही रेजोनेंस लोन पेयर सिंगल डबल, ये यहां पर, ये यहां पर, देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के लोन पेयर चले गए तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बात, और ये नेगेटिव। ठीक है, वही कैलकुलेट कर लो भाई। देखो नाइट्रोजन का निकालना है ना, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, देखो ये सिग्मा और 2 हाइड्रोजन है, वो भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। ये देखो कैसे जुड़े रहते हैं, ये 1 ये 2, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। क्या कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, एक ही लोन पेयर था, रेजोनेंस में चला गया। क्लियर, तो 0 लोन पेयर, तो कितने आ गए भाई, 3 आ गए। तो यहाँ भी संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो यहाँ पर भी sp2 आ गया। ठीक है, अब देखो अगली कंडीशन हमें कौन सी दे रखी है, उसको भी हम यहां से ले लेते हैं। अगली कंडीशन हमें दे रखी थी, ये CH2 नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव सिंगल डबल, यहां भी रेजोनेंस है तो पहले रेजोनेंस कराओ, ये यहां चला जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, देखो यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, ये CH2। अब देखो कार्बन का निकालना है, तो कार्बन को कैसे कैलकुलेट करोगे, इस कार्बन का कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर। देखो 2 हाइड्रोजन है तो ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। क्लियर, तो 2 तो सिग्मा इसके और 1 सिग्मा, ये तो पाई है। क्लियर, ये भी पाई था भाई, यहां ध्यान रखना, हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। क्या कोई लोन पेयर है क्या, कोई लोन पेयर नहीं है, 0। तो टोटल कितना, 3 का मतलब कौन सा, sp2। क्लियर हुई बात, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, नोट लगा के लिखेगा कि अगर आपको रेजोनेंस करा करने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रही है उसी के बेस पर आपको संकरण का आंसर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप इस बात को, बार बार कह रहा हूं कि रेजोनेंस के बाद की स्ट्रक्चर से ही आपको आंसर देना है। और एक पॉइंट और, नंबर 4 ऑप्शन कौन सा था, CH2
CH और CH2 नेगेटिव, इसका निकालना है भाई। तो पहले रेजोनेंस कराओ, देखो कैसे होएगा रेजोनेंस, नेगेटिव सिंगल डबल, इसको यहां भेजो, इसको यहां ले जाओ, तो क्या आ जाएगा CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आ जाएगा नेगेटिव। हमसे किसका पूछा था, इस वाले का पूछा गया था ना, तो इसका कैलकुलेट करेंगे भाई। देखो सिग्मा पाई, और ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये दो हाइड्रोजन, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, तो कितने सिग्मा हो गए, सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 सिग्मा प्लस 0, तो कितने हो जाएंगे भाई 3 आ जाएगा। क्लियर, और 3 का मतलब कौन सा होगा, sp2 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी उसी के बेस पर आपको संकरण का आंसर देना है। क्लियर, तो मैंने आपसे 5 क्वेश्चन जीओसी को स्टार्ट करने से पहले पूछे हैं, पांचों के पांचों प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। क्लियर, इसलिए आपको ध्यान रखना है किस प्रकार के कंसेप्ट के कई सारे क्वेश्चन हम आने वाले समय पर करने वाले हैं। क्लियर, तो देखें पहला प्रश्न था कौन सा यौगिक कार्बनिक है, कार्बनिक के लिए शर्त क्या है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इनमें किसी में भी श्रृंखला नहीं है, ये सब इनऑर्गेनिक है। क्लियर, तो संकलन की प्रवृत्ति की 2 कंडीशन होती है भाई, बॉन्ड एनर्जी और वैलेंसी, ये इसके लिए 2 केस हैं, फैक्टर है इसके। समचक्रीय का मतलब रिंग में एक ही प्रकार के एटम, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ सल्फर, यहाँ कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ये समचक्रीय नहीं है, ये विषम चक्रीय है। ये कैसा है, विषम चक्रीय है। किस यौगिक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है, कैलकुलेट करना आना चाहिए, जिसको निकालना उसको x मान लेते हैं। CrO5 का एक्सप्लेनेशन मैंने वहां दे दिया है। क्लियर, और अणु में संकरण अगर ज्ञात करना है तो पहले आपको रेजोनेंस कराएंगे, रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर बन रही है उसी के बेस पर आपको आंसर देना है। क्लियर, तो ये थे हमारे 5 प्रश्न। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और इसी के बाद पर अब हम स्टार्ट करेंगे। इन 5 क्वेश्चंस का हमने आपको एक प्रश्नावली के तौर पर दिए हैं। अब हम बात करेंगे जीओसी के मेन पार्ट की, कि जीओसी स्टार्ट कहां से होती है, सारी बातें समझते हुए चलेंगे। हमारा लेक्चरर क्लास 11th 12th नीट जेई और किसी भी कंपटीशन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज बेस से, बिल्कुल बेस लेवल से लेंगे, हर चीज को समझते हुए चलेंगे। क्लियर, तो पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं जीओसी के लेक्चर को, और जीओसी में कई सारी चीजें हम समझेंगे कि किस प्रकार एरो क्या होते हैं, एरो का रोल क्या है, और भी हम बात करेंगे कि भाई जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं जीओसी के इस लेक्चरर में। क्लियर, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा जीओसी का, वो है एरो रिप्रेजेंटेशन। एरो रिप्रेजेंटेशन, एरो किस प्रकार के होते हैं और उनको किस किस प्रकार से प्रदर्शनीकरण कराते हैं। तो एरो कई सारे हैं भाई, एरो कई सारे प्रकार के एरो होते हैं और उन्हीं को डिस्कस हम करेंगे आज की इस लेक्चरर में। अगर मान लो भाई इस प्रकार का एरो है आपके पास, ये एरो है। क्लियर, तो ये अभिक्रिया की प्रगति को दर्शाता है, अभिक्रिया की प्रगति को दर्शाता है, ये है। ठीक, अगर कोई एरो भाई इस प्रकार का एरो है, सपोज करो ये एरो दिया हुआ है, तो इस एरो का मीन्स क्या होता है, इस एरो का मीन्स होता है कि ये एरो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को प्रदर्शित करता है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को प्रदर्शित करता है, और कहां काम में लिया जाता है, ये बंध के विषमांश विखंडन में, बंध के विषमांश विखंडन में काम आता है। तो जब भी किसी बंध का विषमांश विखंडन होता है, हेटेरोलाइटिक
क्लीवेज होता है तो वहां काम आता है इस प्रकार का एरो। तो ये एरो की इंपॉर्टेंस है अभिक्रियाओं में कि कौन सा एरो क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। जैसे हम कहें कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के मोमेंट को दर्शा रहा है, अभी हम रेजोनेंस कर रहे थे ना, जैसे इधर देखो ये हमारे पास था ये O और ये H, यही था। अब देखो यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो हमने किस एरो से लिखा था, इसी एरो से लिखा था ना। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार का एरो काम आता है। क्लियर। अब जो थर्ड नंबर का है, जैसे हम कह रहे हैं कि विषमांश विखंडन हो रहा है भाई, सपोज करो A और B है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, देखो कंडीशन समझो आप, ये 2 केस ले रहे हैं। अगर B की विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे, A से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे कहां चले जाएंगे, B के पास चले जाएंगे इस एरो के माध्यम से। तो A के ऊपर प्लस आ जाएगा और B के ऊपर माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर A की विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे, B से, तो फिर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, इसके पास। तो A पर नेगेटिव आ जाएगा और B पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के मोमेंट को भी प्रदर्शित करता है और विषमांश विखंडन के तौर पर भी इस प्रकार के एरो को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। अब देखिए तीसरा एरो कौन सा होगा उसको समझो। एक एरो ये होता है, ये देखो ये तो फुल एरो है और ये हाफ एरो है। ये कैसा एरो है, हाफ एरो है। अब ये कहां काम आता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दर्शाता है। और कहां काम आता है, बंध के समांश विखंडन में, बंध के समांश विखंडन में काम आता है। ये ध्यान रखें। जैसे हमने कहा भाई A और B हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर A और B दोनों की विद्युत ऋणता सेम है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो इस ये जो हाफ एरो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो दर्शा रहा है। इस प्रकार के विखंडन को कौन सा विखंडन कहते हैं, समांश विखंडन कहा जाता है। तो ये A के ऊपर आ जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, साझेदारी बराबर हो रही है कि नहीं हो रही। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। क्लियर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो बंध के समांश विखंडन के लिए हाफ एरो का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखिए। एक केस और लो भाई, जैसे ये है, ये एरो कब काम आता है बताएगा कोई, ये एरो कब काम में लिया था आपने अभिक्रियाओं को पढ़ते समय, बोलो। ये एरो काम में आता है भाई अभिक्रिया की साम्यावस्था पर। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का जो एरो है, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इस प्रकार का एरो कहां काम आता है, ये एरो काम आता है अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रदर्शित करने में। तो साम्यावस्था को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का एरो काम में लिया जाता है। क्लियर बात। और भी कुछ एरो के रिप्रेजेंटेशन है, जिसे ध्यान रखो। अगर ये एरो दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अभिक्रिया की अग्र दिशा को बताता है ये। क्लियर। तो किसको बताता है, अभिक्रिया की अग्र दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जा रही है, अग्र दिशा में जा रही है, अगर कहीं पर ये एरो लगा हुआ है तो। क्लियर। लेकिन अगर कहीं पर ये एरो लगा हुआ है भाई, ये तो देखो बड़ा एरो किस तरफ है, बैकवर्ड में है ना, तो ये अभिक्रिया की पश्चिम दिशा को बताता है। अभिक्रिया की पश्चिम दिशा को
प्रदर्शित करता है। तो कई सारे एरो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हर एरो का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है और उसका अलग अलग वर्क होता है। क्लियर बात। और भी देखें भाई, एक एरो ये भी होता है, आप समझे, आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ते थे डाइपोल मोमेंट, तो वहां पर भी एक एरो काम में लेते थे आप। ये एरो आपने काम में लिया होगा, ये इस प्रकार का एक एरो है और उस पर हाफ कट लगा हुआ है। तो ये जो एरो होता है, ये एरो किसको बताता है? डाइपोल मोमेंट को। ये एरो किसको बताता है? डाइपोल मोमेंट को दर्शाता है। ये ध्यान रखना। जिसमें से ये वाला पार्ट इसका कौन सा होता है? ये टेल पार्ट होता है, पुच्छ भाग होता है। और ये वाला पार्ट कौन सा होता है? हेड पार्ट होता है। क्लियर। ये अग्रसिरा है और ये टेल पार्ट है, पुच्छ वाला भाग होता है। क्लियर। ये जो होता है ये किधर होता है भाई? हेड पार्ट अधिक विद्युत ऋणता की तरफ होता है भाई। ये हेड पार्ट कहाँ होता है? जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो अधिक विद्युत ऋणता की ओर होता है। और टेल पार्ट कहाँ होता है? जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है, उसकी ओर होता है। यानी कि कम विद्युत ऋणता से अधिक विद्युत ऋणता की तरफ ये एरो का यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे एरो काम में लिए जाते हैं। तो ये बेस है, बातें क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस एरो का मीन्स क्या होता है। क्लियर। तभी जाकर के हम आगे के लेवल को यहीं से बेस बनाते हुए समझते हुए चलेंगे। क्लियर। तो अगर इस प्रकार का एरो है तो अभिक्रिया की प्रगति को दर्शाता है कि अभिक्रिया हो रही है। अगर इस प्रकार का एरो है फुल, इसको क्या कहेंगे? फुल एरो। ये कौन सा एरो है? फुल एरो है। तो फुल एरो इलेक्ट्रॉन के मोमेंट को दर्शाता है और कहां काम आता है? विषमांश विखंडन में। देखो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हो रहा है तो फुल एरो काम में लिया है हमने, ठीक है। और इस प्रकार का बंध टूट रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ही उसके पास चले गए और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो ऐसा विखंडन क्या कहलाता है? विषमांश विखंडन। तो विषमांश विखंडन को भी फुल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। थर्ड पर देखो, हाफ एरो है तो हाफ एरो इलेक्ट्रॉन के मोमेंट को दर्शाता है और कब काम आता है? जब बंध का कौन सा विखंडन होता है? समांश विखंडन होता है, तब जाकर के ये एरो काम में लिया जाता है। क्लियर। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये कौन सा विखंडन हो रहा है? समांश। तो हाफ एरो काम में ले रहे हैं भाई। क्लियर। और अगर दोनों एरो बराबर पर हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया साम्यावस्था है। साम्यावस्था का मीन समझते हैं आप? साम्यावस्था का मतलब होता है अभिक्रिया की एक ऐसी कंडीशन जब अग्र अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो जाता है? पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, वो कहलाती है साम्यावस्था। जैसे अगर ये अग्र अभिक्रिया है तो ये पश्च अभिक्रिया है, तो साम्यावस्था का मतलब क्या होगा? RF इक्वल टू RB। अग्र अभिक्रिया का वेग किसके बराबर? पश्च के बराबर। क्लियर। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब देखो, अगर कोई एक एरो आगे की दिशा में ज्यादा है और पीछे कम है तो अग्र दिशा को दर्शाएगा और ये एरो पश्च दिशा को दर्शाएगा। और अगर इस प्रकार का है तो डाइपोल मोमेंट को प्रदर्शित करता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की कोई सा बंध, किसी भी बंध में हम कहेंगे कि आयनिक कैरेक्टर हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर हैं, वो किस बेस पर डिसाइड होते हैं? डाइपोल मोमेंट के बेस पर। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होता है और जिसका डाइपोल मोमेंट कम होता है वहां इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? कम होता है। क्लियर हो गई बात। तो ये एरो का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इसके लिए। ठीक है। अब देखो भाई,
इस लेक्चरर में जीओसी में हम केवल बेस से समझते हुए चल रहे हैं और हर चीज देखो भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। मेन प्रॉब्लम वही है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना तो फिर चीजें समझ में कम आती हैं, और अगर शुरू से ही कंसेप्ट क्लियर होता हुआ चल रहा है तो हर बात आपको अच्छे से समझ में आती हुई जाएगी और आप आगे आने वाले लेक्चर में क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? तो कंसेप्ट समझते हुए चले, बातों को समझते हुए चलिएगा। क्लियर? अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो देखो भाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दो प्रकार से हो जाता है। कैसे समझो, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट एक तो होता है स्थायी प्रभाव और एक होता है अस्थायी प्रभाव। तो ये तो परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, और ये कैसा है, ये इंस्टेंट है, अस्थायी है, इंस्टेंट इफेक्ट होता है। क्लियर? अब देखो क्या होगा कि जो स्थायी प्रभाव है ना, वो स्थायी प्रभाव नंबर फर्स्ट पॉइंट याद रखना, ये अभिकर्मक की अनुपस्थिति में होता है, या रिएजेंट, जो रिएजेंट है, रिएजेंट नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ रिएजेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभिकर्मक की अनुपस्थिति में ही ये प्रभाव हो जाता है। जबकि यहाँ पर ये जो प्रभाव है ये केवल कब होता है, जब अभिकर्मक की उपस्थिति होती है, अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ रिएजेंट रिक्वायरमेंट होता है भाई, तो रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है। जब तक अभिकर्मक रहेगा तब तक ये प्रभाव रहेगा, अभिकर्मक हटा लेंगे ये प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अस्थायी प्रभाव कहते हैं। ये टेम्पररी है, कैसा है, टेम्पररी इफेक्ट है, केवल कुछ ही देर के लिए रहेगा। कब तक, जब तक अभिकर्मक है तब तक यह प्रभाव रहेगा, अभिकर्मक को आपने हटा लिया ये प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन दो प्रभाव से हो सकता है, या तो स्थायी प्रभाव से या अस्थायी प्रभाव से, या इलेक्ट्रॉन का विस्थापन दो प्रकार से हो सकता है, या तो स्थायी या अस्थायी। अब देखो स्थायी में कौन कौन आएंगे, स्थायी में पहला आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको कहेंगे प्रेरणिक प्रभाव। क्लियर? अब प्रेरणिक प्रभाव हम पढ़ेंगे आगे, एक प्लस आई होगा और एक माइनस आई होगा। ठीक, कैसे होगा सब पढ़ेंगे, अभी आप ध्यान रखिएगा। स्थायी प्रभाव में एक तो शामिल होता है कौन, प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा होता है भाई रेजोनेंस, रेजोनेंस। क्लियर? जिसको हम कहते हैं अनुनाद, या इसको भाई मीजोमेरिक भी कह देते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर? ये भी कह देते हैं। और थर्ड पर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? हिंदी में कहते हैं अति संयुग्मन, अति संयुग्मन, या फिर मित्रों इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आगे डिटेल में लेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। क्लियर? एक और होता है भाई, इसमें आपने पढ़ा होगा SIR, स्टेरिक इनहेरिटेंस इफेक्ट। क्लियर? तो वो भी ध्यान रखना। तो एक होता है ऑर्थो इफेक्ट, एक ऑर्थो इफेक्ट भी आता है भाई, वो भी इसी में शामिल है। क्लियर? एक आता है SI
आर, तो वो भी इसी में शामिल होता है। तो ये जितने भी इफेक्ट हैं ये सब अभिकर्मक की अनुपस्थिति में होते हैं, और सारे के सारे इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इन सभी में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है, स्थायी होता है। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गया तो परमानेंट जाता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार के हैं परमानेंट इफेक्ट। अब अस्थायी इफेक्ट में किसको शामिल करोगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। क्लियर? तो इसमें पहला कौन शामिल होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं प्लस ई और माइनस ई। डिटेल में हम आगे लेंगे आगे के लेक्चरों में कि इन सब में होता क्या है, क्लियर, इनकी कंडीशन क्या है, एप्लीकेशन किस प्रकार से होंगे, क्लियर, सभी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। तो फिलहाल ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन है, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहो या मूवमेंट कहो भाई, गति करना, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन या इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो दो प्रकार से होता है, या तो स्थायी या अस्थायी। स्थायी में अभिकर्मक की अनुपस्थिति होती है और अस्थायी में अभिकर्मक की उपस्थिति होती है। जब तक अभिकर्मक रहेगा तब तक ही ये प्रभाव रहेगा, अभिकर्मक को हटा लेंगे ये प्रभाव भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ध्यान रखिए, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो मित्रों, अगर आप इसमें एक दो चीजें शामिल करना चाहो ना, तो इसमें एक तो ये हो गया, एक और होता है भाई इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये हाई लेवल पे पढ़ाते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये भी इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है वो टेम्पररी होता है, केवल कुछ देर के लिए होता है। कब होगा, अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। क्लियर? एसआईआर का मतलब क्या होता है भाई, त्रिविम बाधा में अनुनाद होता है, स्टेरिक इनहेरिटेंस रेजोनेंस, स्टेरिक इनहेरिटेंस रेजोनेंस, इनहेरिटेंस रेजोनेंस। क्लियर? यूं कहेंगे त्रिविम बाधा वाला अनुनाद कहेंगे इसे। क्लियर? त्रिविम बाधा वाला अनुनाद ये कहते हैं एसआईआर को। और एक मित्रों एक और इफेक्ट आप पढ़ते हैं, फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट आप पढ़ते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव, फील्ड इफेक्ट जिसे आप कहते हैं क्षेत्रीय प्रभाव। यहां नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, फील्ड इफेक्ट, क्षेत्रीय प्रभाव। क्षेत्रीय प्रभाव वो भी कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद, अतिसंयुग्मन, ऑर्थो इफेक्ट, एसआईआर इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट, इन जितने भी प्रभाव हैं, इन सभी प्रभावों में जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा वो परमानेंट रूप से होता है और यहाँ कोई रिएजेंट, कोई अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गई बात? जबकि यहाँ पर क्या है, अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। जब तक अभिकर्मक है तब तक रहेगा ये प्रभाव, अभिकर्मक हटा लेंगे ये प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए टेम्पररी इफेक्ट कहा जाता है। किन किन में होता है भाई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है और एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट होता है। आई बात समझ में? तो ये था आज का हमारा लेक्चरर जीओसी वाला। अब जीओसी के नेक्स्ट लेक्चरर में हम जो बातें करने वाले हैं उनमें हम इनको डिटेल में लेंगे कि ये होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे, स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेंगे, ये सब चीजें हम जीओसी के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर हुई बात? तो मित्रों ये आज का आशा करता हूं कि सारी चीजें जो मैंने बताई है जीओसी के इंट्रोडक्शन में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मित्रों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का बेस से केमिस्ट्री का लेवल अच्छा होना चाहिए। क्लियर? अगर आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा आपको चीजें समझ में आने लगेगी। क्लियर? और दूसरी बात, हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट भी बहुत अच्छा कंटेंट हम आपके सामने लेकर के आएंगे। क्लियर? और आते हैं, ठीक है, तो आपको कंटेंट अच्छा लगेगा और कंटेंट अगर अच्छा लगेगा तो आपका पढ़ने में मन करेगा, बातें क्लियर होती जाएगी तो पढ़ने की इच्छा होती चली जाती है। क्लियर? तो केमिस्ट्री को मजे से पढ़ें, आप हर चीज को क्लियर करते हुए चले, कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, हर चीज को आप नोट करते हुए
जाएंगे तो आपके एक अच्छा सा केमिस्ट्री का बेस तैयार होता हुआ चला जाएगा। क्लियर। और मित्रों, अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने जो दोस्त हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को शेयर करें। सब्सक्राइब करने की आप उनसे कहें ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो तुरंत जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास आ जाए और आप उसका मजा ले सके उस वीडियो लेक्चरर का। क्लियर। तो आशा करता हूं ये पूरी जीओसी का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चरर में हम मिलेंगे इन सभी के साथ और उनमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।